एवरीवन, आज हम देखेंगे अध्याय 1 में संसाधन और विकास के अंतर्गत हमारा जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन के साथ रिश्ता। संसाधन किसका है, प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग पर्यावरण विज्ञान की नज़र से। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं इस अध्याय के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, ठीक, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरण संसाधन। तो जो प्राकृतिक संसाधन है मैंने पहले भी बताया, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आ गया हमारा जल, हवा, मिट्टी, पानी। ठीक है, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधन है, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो पुनः क्या है, पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो क्या प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में उन्हीं चीजों को रखा जाता है जिनके बनने में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं रहता है। ठीक है, इस प्राकृतिक संसाधन में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं रहता, ये हमें प्रकृति द्वारा ही निःशुल्क प्राप्त होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, जंगल काट कर लगाए गए लकड़ियों को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, मगर कपास जिसे मानव उगाता है उसको हम नहीं मान सकते प्राकृतिक संसाधन। तो इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित जो इस्पात है उसको हम प्राकृतिक संसाधन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ आप लोग को प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद देखते हैं दूसरी ओर क्या है, निर्जीव भौतिक संसाधन है, जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखे हैं ये क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन पढ़ा हमने। उसके बाद मैं बताती हूँ नवीकरण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, पुनः उत्पादन किया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं, मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाओं से क्या है, नवीकृत होते रहते हैं। तो ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है, जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है, जो नवीकरण संसाधन हुए, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है वे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में बाधा न डालें और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करें। तो ये क्या होगा, सतत उपलब्ध रहेंगे, उनके उपयोग की एक सीमा है। तो इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग से क्या संसाधनों का जो क्या होता है उपयोग किया जाए तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जब जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है और सागरों से जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प बनता है, तो जो संघनित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। ठीक है, वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में रिसकर भूजल बनता है और शेष भाग नदियों में बहकर पुनः सागर में चला जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है और जल के अनवरत होते रहते हैं। तो इस प्राकृतिक प्रक्रिया में कई अवरोध पैदा करते हैं या गलत उपयोग करके उसको प्रभावित करते हैं। तो इसकी नवीकरणीय प्रक्रिया, इससे क्या है, नवीकरण जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए तो पेड़ पौधों का जो आवरण है वो कम हो, तो वर्षा के जल को भूमि में रिसने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, भूजल का जो स्तर है वो प्रभावित होगा, धीरे धीरे कुएं एवं नलकूप क्या हो जाएंगे, सूखने लगेंगे, नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसे साफ करने की क्षमता रखते हैं, परंतु क्या हो रहा है, आज अत्यधिक मात्रा में कचरा डाला जाता है और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। तो इस कारण नदियां अपने आप को साफ नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, और देखते देखते क्या हो रहा है, नदियां गंदे जलों में बदल जाती हैं। तो यदि हम इस प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कचरे का जो अन्य उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करने, बगीचों में उपयोग करने के लिए इत्यादि। तो इससे साथ साथ क्या हुआ, उद्योगों द्वारा जो निकालने वाले कचरों को क्या पुनः उपयोग करना होगा। ठीक है, नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रह पाए और उनकी प्राकृतिक नवीकरण की प्रक्रिया चलती रहे। ठीक, यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया नवीकरण संसाधन। और उसके बाद हम देखते हैं अनवीकरण संसाधन। ठीक, ये हमने बताया नवीकरण संसाधन, अब पढ़ेंगे हम अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन जिसका पुनः उपयोग या पुनः उत्पादन, मतलब जल्दी इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता, एक बार नष्ट
ठीक है। तो ये वे संसाधन जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो इसका उपयोग करने के लिए उनका भंडार क्या होते जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। ठीक है, ये जो संसाधन है इसका जो इसकी मात्रा क्या है, सीमित रूप में उपलब्ध है, तो इसका जो उपयोग करते जाते हैं तो उसकी जो मात्रा में उसमें कमी आते जाती है, तो वे अपने आप में नवीकृत नहीं होते हैं। तो जैसे क्या हुआ, लौह अयस्क है, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। ठीक है, तो उदाहरण के लिए क्या है, धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो क्या हो, खनिज खत्म हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। आज भी कई क्या खदानें क्या है, बंद हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि इन खदानों में क्या है, खनिज समाप्त हो चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का दल्ली राजरा का लौह अयस्क खदान। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संसाधन और विकास। तो हम देखते हैं संसाधन और विकास। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, वो विकास के मूल आधार माने गए हैं। ठीक है, संसाधन के कारण ही विकास संभव हो पाया। तो जो क्योंकि क्या है, कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। तो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर होते हैं। तो इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हम इन्वायरमेंटल सोर्स फंक्शन। ठीक, तो ये कार्य उस समय शिथिल हो जाते हैं जब संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो जाता है या प्रदूषण संसाधनों को बिगाड़ देता है। अगर हम अनवीकृत संसाधनों का नियंत्रण उपयोग ना करें या नदी नालों व हवा प्रदूषण को ना रोकें तो जल्द ही विकास के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिलेगा और विकास में क्या करोगे, रुकावट आ जाएगी। तो हमें विकास का ऐसा मार्ग अपनाना होगा जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक स्वस्थ स्थिति में उपलब्ध रखे, विकास और खुशहाली को लंबे समय के लिए आर्थिक टिकाऊ बनाए रखे। ठीक है, इसी को टिकाऊ विकास या टिकाऊ खुशहाली कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास हो यह जरूरी नहीं है, ना ही विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाएं। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें, हम विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या हुआ, पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की। ठीक है, तो पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानि रहित बना सके। ठीक है, पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि जो प्रदूषित वो है वातावरण है उसको क्या प्रदूषण रहित उसको बना सके। ठीक है, ऑब्जर्व कर सके उसको। तो जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर हम क्या बहती हुई नदियों में घरेलू कचरा बहाते हैं, नदी के जल में जीव जंतु अपने भोजन बनाकर क्या करते, पचा लेते हैं और फिर से पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से भी अधिक गंदा प्रभावित करें तो साफ पानी वाला ये जो नदी है वो गंदा नाला बन जाएगा। आज हमारे प्रमुख शहरों के पास रहने वाली नदियों का यही हाल हो रहा है। देख रहे हैं हम आसपास अपनी नदी नालों को। ठीक है, सब क्या कर रहे हैं, वहाँ प्रवाहित कर रहे हैं पूजा का जो सामान है, अस्थि विसर्जन, ठीक है, और भी जो औद्योगिक कचरा है और घरों का कचरा हम क्या करते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, साबुन के अपशिष्ट ये सब क्या है जो धीरे धीरे क्या है समुद्र के जल में क्या होता है, मिलता जा रहा है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, समुद्री जल भी प्रदूषित हो रहे हैं इन छोटे छोटे नदी नालों के कारण। तो पर्यावरण की तरह के अवशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की इस क्षमता को सिंक क्षमता कहा जाता है। जब अपशिष्ट निर्धारित सिंक कार्यों की सीमा से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि जो क्या है पहुंचती है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को स्पष्ट हुआ। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो भूजल में भूजल की स्थिति पर वर्तमान आंकड़े हम सुझाते हैं कि देश में अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता के लिए क्या है गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुनर्भरण से जितना जलवाष्प भूमि में जाता है उससे कहीं अधिक भूजल का उपयोग
किया जा रहा है, जिसके कारण लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर में 4 मीटर तक की कमी आई है। तो क्या स्थिति खतरे का संकेत है। भूजल के उपयोग की अधिकता विशेष रूप से क्या पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि समृद्ध क्षेत्रों, केंद्रीय और दक्षिण भारत के कठोर चट्टानी पठारी क्षेत्रों तथा कुछ तटीय क्षेत्रों और तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक उपयोग होता जा रहा है। जल के उपयोग की इस अधिकता से जो भूजल का संग्रह है वो कम हो जाएगा और कुछ ही तीव्रता से इसकी जो जल स्तर में क्या हो कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कीट उदाहरण दूसरा भी देखेंगे हम। भारत में क्या कीटनाशकों का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये भी कीटनाशकों के द्वारा भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संसाधन प्रबंधन।